नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अन्विता गोस्वामी, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट नवीन हायर सेकेंडरी स्कूल बाग सेवनिया में पदस्थ हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी तक आपने पिछले अध्याय में मानव जनन के विषय में पढ़ा था। उस अध्याय में आपने नर जनन तंत्र एवं मादा जनन तंत्र के विषय में विस्तार से पढ़ा था। आज हम इसी से संबंधित जनन स्वास्थ्य के विषय में पढ़ेंगे। ये चैप्टर उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने कि अन्य चैप्टर, और इस चैप्टर को सभी छात्र छात्राओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस अध्याय में कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो आगे जाकर आपको आपके आगे के जीवन में सहायक होंगी। हर फीमेल तथा मेल को यह जानना चाहिए कि उनकी बॉडी में जो नेचुरल फिनोमिना होने वाले हैं वो उसे पहले से पता हो। ये सारी लाइफ के प्रोसेस हैं। जब हम बड़े होते हैं तो सारी प्रोसेस से गुजरते हैं। जब बच्चे बड़े होते हैं, किशोरावस्था से गुजरते हैं, तो इस समय उनके शरीर में होने वाले चेंजेस के विषय में या परिवर्तन के विषय में उन्हें जानकारी होना चाहिए, जिससे आगे जाकर वे गलतियां करने से बच सकें। जैसे फीमेल में होने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल उनकी ही शरीर की एक आवश्यक प्रक्रिया है, और यह एक नेचुरल प्रोसेस भी है। फीमेल्स की बॉडी में 12 से 14 वर्ष की उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और यह साइकिल शुरू होती है। यदि इसकी जानकारी उन्हें पहले से हो तो इसमें उनको इसको फेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आज के समय में जो भी एडल्ट्स हैं, फैमिली के क्लोज रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं, सभी की ये ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चों को इसके बारे में जानकारी अवश्य दें। किशोरावस्था में होने वाले चेंजेस के विषय में उन्हें बताएं, उनसे खुलकर बात करें। यदि हम ऐसा करते हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आजकल इन सब से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ही ज्यादा होती हैं। बच्चों, आज हम इस अध्याय में सामान्य परिचय, जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियां, जनसंख्या स्थायीकरण एवं जन्म नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के उपाय एवं विधियां, पुनरावृत्ति एवं कुछ प्रश्न के विषय में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानकारी होने से हम एक हेल्दी सोसाइटी बना सकते हैं। जनन स्वास्थ्य का आशय। जनन स्वास्थ्य से क्या अर्थ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है, जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और
प्रकार्यात्मक रूप से सामान्य हों। शारीरिक स्वास्थ्य से आशय है कि आज हर व्यक्ति फिट रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है और इसके लिए उसको प्रॉपर डाइट लेना पड़ती है जिससे कि वह फिजिकली फिट रहे। यदि हम फिजिकली फिट होते हैं तो हम कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिवली भी हेल्दी होते हैं। सोशल हेल्थ के विषय में हम समाज से जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति एक समाज से जुड़ा हुआ रहता, उस समाज में कई रीति रिवाज होते हैं और जब कोई समाज में उत्सव होता है या कोई त्योहार होता है तो हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, उनके साथ खुशियां बांटते हैं। ये सब चीजें इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं। यही हमारा सोशल एस्पेक्ट है कि हम समाज से जुड़े रहें, उनसे अलग ना हो। इसके साथ बिहेवियरल एस्पेक्ट्स या व्यवहारात्मक स्वास्थ्य के बारे में कि हमें किसी के विषय में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच हमेशा अच्छी रखना चाहिए। आज हमारे देश में कितने ही पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन उनकी सोच आज भी अच्छी नहीं है। आपका व्यवहार सामने वाले के प्रति कैसा है, यह इस पहलू के अंतर्गत आता है। स्वस्थ रहने के लिए हमें प्रसन्न रहना आवश्यक है। यदि हम प्रसन्न नहीं हैं तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। ये सभी पहलू जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत किशोरों को किशोरावस्था की समस्याओं को समझने व उनसे निपटने का मार्ग बताता है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य ऋतुस्राव, गर्भधारण, सगर्भता, प्रसव आदि से संबंधित परामर्श व चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराता है। जनन स्वास्थ्य गर्भ निरोध के तरीकों से प्रचार प्रसार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में मदद करता है। जनन स्वास्थ्य रोग संचारित रोगों के बारे में लोगों को अवगत कराता है तथा इससे बचने के उपाय तथा रोग होने पर उसके उपचार की सुविधा प्रदान करता है। जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्य नीतियां। भारत एक ऐसा देश है जिसने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन कार्यक्रम को सन 1951 में शुरू किया था। जब यह कार्यक्रम शुरू किया गया था तब भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसको शुरू किया गया था। फैमिली प्लानिंग में महिलाओं की समस्याओं को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई थी जिससे कि वे स्वस्थ रहें और आगे जाकर एक हेल्दी सोसाइटी का निर्माण कर सकें। इसके बाद में हमारे देश में मिड डे मील, महिलाओं के लिए आयरन और फॉलिक एसिड टैबलेट्स, कैल्शियम सप्लीमेंट आदि को लेकर कई योजनाएं शुरू की गईं। भारत में जनन स्वास्थ्य को एक लक्ष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योजना एवं कार्यक्रम चलाए गए। इन कार्यक्रमों में परिवार नियोजन का एक प्रमुख कार्यक्रम है। अब इसको परिवार कल्याण का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1951 में हुई थी, अभी हमने आपको बताया। और जनन संबंधित और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना एवं जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार करना
इसके कार्यक्रमों को विभिन्न माध्यमों से चलाया जा रहा है। दृश्य व श्रव्य और मुद्रित सामग्री की सहायता से सरकारी व गैर सरकारी संगठन जनता के बीच जनन संबंधी पहलुओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। ये परिवार नियोजन कार्यक्रम 1951 में जो शुरू किया गया था, इसी समय एक डाक टिकट जारी किया गया था। ये देखिए, इसका नारा था छोटा परिवार सुखी परिवार। ये है RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम का एक पिक्चर है, ये देखिए। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे युवाओं को सही जानकारी मिल सके। इस जानकारी में जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे संबंधित परिवर्तनों, यौन संचारित रोगों एवं एड्स के बारे में जानकारी दी जाए एवं विवाह योग्य आयु वाले लोगों को शिक्षित करना, जन्म नियंत्रक विकल्पों के बारे में बताना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, प्रसवोत्तर माँ और बच्चे की देखभाल और स्तनपान का महत्व, ये सभी इन दोनों कार्यक्रम के उद्देश्य। फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत उससे होने वाले फायदे के बारे में यहाँ दिखाया गया है। यदि हम फैमिली प्लानिंग को अपनाते हैं या अपने परिवार को नियोजित करते हैं तो उससे हमें किन समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है, जैसे भूखमरी और गरीबी से हम अच्छे से बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं, महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं, बच्चों की हेल्थ पर ध्यान रख सकते हैं, माता की देखभाल कर सकते हैं अच्छे से और अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं और पति पत्नी के बीच भी संबंधों को अच्छा रख सकते हैं तथा बीमारियों से भी बच सकते हैं। यह है मातृ एवं शिशु देखभाल संबंधित एक पिक्चर। इसके लिए इन सब भेदभाव को मिटाने के लिए कुछ और भी समस्याएं हैं जिनसे हमको निपटने की आवश्यकता है, जैसे लड़के और लड़की में भेदभाव नहीं करना, दोनों को समान अवसर देना, जनसंख्या वृद्धि से होने वाली समस्याओं और सामाजिक उत्पीड़न एवं यौन संबंधित अपराधों के बारे में जागरूकता पैदा करना ताकि इनको रोका जा सके और उपरोक्त जानकारी से ही सामाजिक रूप से और जननात्मक रूप से स्वस्थ परिवारों का निर्माण होगा। जनन स्वास्थ्य के विभिन्न कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संरचनात्मक सुविधाओं, व्यावसायिक विशेषता, भौतिक सहारों की आवश्यकता होती है। इसके लिए समय समय पर बेहतर तकनीकों और नई कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जनन संबंधी समस्याएं सगर्भता, प्रेगनेंसी, प्रसव के समय, यौन संचारित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, माहवारी संबंधी अनेक समस्याएं हैं। इन सब के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना और बेहतर तकनीक तथा कार्यनीतियों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। जनन संबंधी अनेक समस्याओं जैसे जनन अंगों का सामान्य रूप से कार्य न करना, प्रजनन के समय विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होना, विभिन्न प्रकार के जननिक रोगों की उत्पत्ति, शिशु मृत्यु दर में वृद्धि, स्त्री पुरुष में जननिक रोगों की अनियमितता आदि को जनन स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में जाना जाता है। मादा भ्रूण हत्या की कानूनी रोक के लिए एमनियोसेंटेसिस, उल्ब वेदन जैसे लिंग परीक्षण पर वैधानिक प्रतिबंध है तथा इसके साथ ही व्यापक बाल प्रतिरक्षीकरण, टीकाकरण
आदि कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी शामिल हैं। एमनियोसेंटेसिस या उल्बवेधन किसी भी भ्रूण के लिए उसके जन्म से पूर्व ही उसमें संभावित अनुवांशिकी बीमारी का पता करने की तकनीक है। इस जांच के द्वारा विकसित हो रहे भ्रूण के स्वास्थ्य, लिंग या अनुवांशिक रचना के बारे में पता चलता है। इसके लिए मादा के गर्भाशय में सिरिंज डालकर भ्रूणीय द्रव की थोड़ी मात्रा को नमूने के रूप में निकाला इस जांच के द्वारा विकसित हो रहे शिशु में कोई अनुवांशिकी रोग या जन्मजात दोष है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। इसके द्वारा डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम आदि गुणसूत्रीय अनियमितता का पता लगाया जाता है। लेकिन आजकल इसका उपयोग लिंग परीक्षण एवं गर्भपात के लिए ज्यादातर किया जाता है। इस स्थिति को देखते हुए इस परीक्षण पर कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये देखिए एमनियोसेंटेसिस प्रक्रिया का एक डायग्राम है, ये चित्र है। इसमें किस तरह से ये सिरिंज डालकर एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, फिर उससे जांच की जाती है। जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि हुई है। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि के कारणों में मुख्यतः जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में कमी और जनन आयु की संख्या में वृद्धि होना है। जीव विज्ञान के अनुसार आपस में संबंधित एक या कई जाति के जीवों के एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समूह को ही जनसंख्या कहते हैं। विन एडवर्ड के अनुसार जनसंख्या एक स्वयं नियंत्रित तंत्र होता है। बच्चों, जनसंख्या क्या है या किसे कहते हैं, यह अति लघुत्तरीय प्रश्न में 1 नंबर का आता है, तो यह उसका उत्तर है। ये दूसरा प्रश्न ये भी पूछा जाता है, जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं। इसके उत्तर में आप जनसंख्या विस्फोट को इस तरह लिखेंगे, शीघ्र व अनियमित जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के कारण। बच्चों, यह जनसंख्या वृद्धि के कारण यह प्रश्न 3 अंक का या 5 अंक का भी पूछा जाता है। इसमें इस तरह से प्रश्न होता है कि जनसंख्या वृद्धि के कोई 5 कारण लिखिए। उत्तर है जन्म दर में वृद्धि होना, मृत्यु दर में कमी, प्रजनन दर का उच्च होना, कम उम्र में विवाह तथा कम उम्र में ही जनन की दृष्टि से परिपक्व होना, निम्न सामाजिक स्तर, निरक्षरता, सामाजिक कुरीतियां तथा अंधविश्वासों को मानना और बहुत से कारण हैं। लेकिन जनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमों के माध्यम से इस जनसंख्या वृद्धि की दर में कमी तो आई है, लेकिन हमारी जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। यह कमी बहुत कम है। और इसकी वृद्धि के फिर और अन्य कारण हैं, रोगों तथा महामारियों पर नियंत्रण, कृषि का विकास, संचार एवं आवागमन के साधन, उद्योगों का विकास तथा शहरीकरण। जनसंख्या विस्फोट के कारण आवास, भोजन, पर्यावरणीय असंतुलन, सुविधाओं की उपलब्धता, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि की समस्या पैदा हो जाती है। तो बच्चों, इसके
जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण इससे पहले वाली स्लाइड में भी थे और इसमें भी है, आप इनमें से लिख सकते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं। जनसंख्या वृद्धि के कारण जीवन उपयोगी वस्तुओं में कमी होती है, पर्यावरण का प्रदूषित होना, बेकारी, दरिद्रता तथा गरीबी में वृद्धि होना। जनसंख्या वृद्धि के कारण पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। जीवन स्तर में गिरावट आना। जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की कमी होना, जिसके कारण नैतिक मूल्यों में भी गिरावट आती है। उपरोक्त समस्याएं जनसंख्या वृद्धि के कारण परोक्ष रूप से पैदा होती हैं और हमारे सामने कई और समस्याएं पैदा कर देती हैं। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। इससे संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में आता है। यह प्रश्न भी 3 या 5 अंक का पूछा जा सकता है बच्चों, कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय लिखिए। कोई 3 उपाय लिखिए या 5 उपाय लिखिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। लघु परिवार को बढ़ावा देना, गर्भ निरोधक उपाय अपनाने को प्रेरित करना, संचार माध्यमों के विज्ञापनों के माध्यम से छोटा परिवार, सुखी परिवार के नारे, हम दो हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, इस तरह के नारों के द्वारा जागरूकता पैदा करना। जनसंख्या के रहते कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए विवाह की आयु बढ़ाकर, जन्म दर को कम करके, शिक्षा का प्रसार करके लोगों को जनसंख्या की वृद्धि की भयावहता को समझाकर भी जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण किया जा सकता है। परिवार नियोजन के तरीकों को उपयोग करके जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सकता है। परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाकर छोटे परिवार के महत्व को बताकर भी जनसंख्या वृद्धि को पर नियंत्रण लाया जा सकता है। यह जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय थे ये सब। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न के विषय में बात करेंगे, जो कि 1 नंबर के आते हैं। ये खाली स्थान में भी पूछे जा सकते हैं, विकल्प में भी, और एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। इस तरह से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस यूनिट से 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसांख्यिकी, या इसको कहते हैं डेमोग्राफी। परिवार नियोजन को अब किस नाम से जाना जाता है? परिवार नियोजन को कार्यक्रम को परिवार कल्याण कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। प्रश्न तीसरा, एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? इसका आंसर है भ्रूण के आनुवंशिकी रोगों की पहचान के लिए। प्रश्न 4 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 5, जन्म दर किसे कहते हैं? वर्ष में 1000 की संख्या पर हुए जन्मों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। इसी तरह मृत्यु दर किसे कहते हैं? इसका उत्तर भी यही है कि वर्ष में 1000 की संख्या पर हुई मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जनसंख्या वृद्धि से क्या आशय है?
इकाई समय में प्रति 1000 की संख्या पर मानव समुदाय की संख्या में हुई वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट से क्या आशय है? जनसंख्या में तीव्र दर से होने वाली वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। बच्चों, इस प्रथम इकाई में आता है यह अध्याय, आपका अध्याय 4, और इस इकाई में जो अंक हैं वो हैं 14, जिसमें कि 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का, एक प्रश्न 3 नंबर का और एक प्रश्न 5 नंबर का इस यूनिट में से पूछा जाएगा। बच्चों, ये टॉपिक समाप्त करने से पहले आपको मैं पुनः इस अध्याय के बारे में पुनरावृत्ति करवाती हूँ। जनन स्वास्थ्य का तात्पर्य जनन के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य से है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जननात्मक स्वस्थ समाज को प्राप्त करने की कार्य योजनाएं बनाई हैं। ये सारी योजनाएं जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत बढ़ाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में जनन अंगों, किशोरावस्था एवं उससे जुड़े बदलावों, सुरक्षित एवं स्वच्छतापूर्ण यौन प्रक्रियाओं, एड्स सहित यौन संचारित संक्रमण के बारे में परामर्श देना एवं जागरूकता पैदा करना है। चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना, जन्म नियंत्रण, प्रसवोत्तर देखभाल आदि पहलुओं पर जानकारी देना एवं जागरूक करना RCH कार्यक्रम के उद्देश्य हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तथा जीवन के रहन सहन की बेहतर परिस्थितियां होने के कारण जनसंख्या में विस्फोटक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। इस वृद्धि को गर्भ निरोधक के उपायों से कम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अध्याय में बच्चों यहीं तक। इसके आगे अगले क्लास में हम इसके आगे के विषयों पर बात करेंगे और आपको जो भी समस्या है इस अध्याय से संबंधित आप अपने टीचर से निसंकोच पूछ सकते हैं। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।